हेलो दोस्तों, प्रेम इतिहास है जो सदियों से इतिहास को अपने रंग में रंगता आया है। इन प्रेम कहानियों ने इतिहास में एक ऐसी जगह बनाई है जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक प्रेम कहानी की ओर जो वीरता और प्रेम से भरी हुई है। जी हाँ, आज की इस कहानी में हम वीर स्त्री पीयूष संधि और भीम सिंह भाटी की प्रेम कहानी के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस कहानी में हम जानते हैं पीयूष संधि और भीम सिंह भाटी की लव स्टोरी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि बलूचिस्तान का एक बलूच सरदार जिसका नाम क्या था, कांगड़ा था, वह अपने जीवन के अंतिम समय में मृत्यु से लड़ रहा था और उसके पास में उसकी 14 से 15 साल की एक बेटी बैठी थी जिसका नाम था पीयूष संधि, और वह अपनी पिता की इस पीड़ा को देखकर क्या कर रही थी, छटपटा रही थी। आगे क्या होता है कि सरदार कांगड़ा मरते मरते अपनी बेटी पीयूष संधि से कहता है कि मुझे शिकारपुर के पठानों से हुई हार की पीड़ा मरने नहीं दे रही है। मैंने कई बार पठानों से उनके घोड़े छीनने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे हार का सामना करना पड़ा। काश मेरे कोई अगर बेटा होता तो वह पठानों से घोड़ी जीतकर मुझे लाता और मेरे मन को चैन पड़ता। इस पर पीयूष संधि ने कहा अपने पिता से कि भाई, आप में भी मेरा ही रक्त है, मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूं, और आपसे मेरा वचन है कि अगर मैं आपकी बेटी हूं तो पठानों से घोड़ी जीतकर अवश्य लाऊंगी। यह सुनकर कांगड़ा सरदार के जी में चैन आया और उसने शांति से अपने प्राणों को क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद पीयूष संधि ने अपने बालों को बांधकर साफा धारण कर लिया, चोगा धारण कर लिया, अपने पिता के जैसे कपड़े धारण कर, हाथ में धनुष बाण लेकर, अपने पिता के घोड़े पर सवार होकर जवानों के साथ अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने लगी। यानी एक तरीके से पुरुष वेश धारण कर पुरुषों के साथ में, जवानों के साथ में अस्त्र शस्त्र विद्या में वो निपुण होने लगी, अभ्यस्त होने लगी। अब पीयूष संधि प्रतिदिन घोड़ा दौड़ाती, तीर कमान चलाती और तीर कमान चलाने का अभ्यास करती, खाते पीते, उड़ते बैठते, सोते जागते उसे बस एक ही धुन सवार थी कि शिकारपुर के पठानों से घोड़ी जीतकर लानी है। इन सब में वह यह भी भूल गई कि वह एक पुरुष नहीं, क्या थी, एक स्त्री है। यहाँ तक कि लोगों को लगने लगा कि यह बलोच सरदार का क्या है, बेटा है। एकदम उसके कसे शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, मुख का तेज आदि देखकर हर किसी की आंखें उस पर एक बार ठहर जाती थीं। इस प्रकार यहाँ तक कि एक बात और थी कि जो महिलाएं होती थी, जो स्त्रियां थी, जवान स्त्रियां, वो उसको देखती हैं, यानी पीयूष संधि को देखती, क्योंकि उन सभी की नज़रों में एक पुरुष था, किसी को नहीं पता कि एक महिला है। तो जवान स्त्रियां थी, उसको देखकर सोचती कि काश ऐसा पति मेरा होता, और महिलाएं कहती कि काश इसके जैसा हमारा बेटा हो। पीयूष संधि अब धीरे धीरे हर अस्त्र शस्त्र विद्या में पूरी तरह निपुण हो गई। वह अपने पिता से कहीं अधिक बहादुर और शक्तिशाली हो गई। उसके पिता जहां 50 कदम तीर फेंकते थे, वह अब 1000 कदम दूर तीर फेंकने लगी। अब जब शस्त्र विद्या में वह निपुण हो गई तो वह पठानों से घोड़ी जीतने के लिए निकल जाती है। तो रास्ते में एक दिन तालाब के किनारे घोड़े को पानी पिलाते समय एक जवान योद्धा की नज़र पीयूष संधि पर पड़ जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि पीयूष संधि इस समय महिला वेश में नहीं है, पुरुष वेश में है, वो एक योद्धा के वेश में है, तो हर कोई उसको एक योद्धा ही समझता है। तो एक जवान योद्धा जब पीयूष संधि को देखता है घोड़े को पानी पिलाते समय तालाब पर, तो वह उसके पास जाता है और उससे जान पहचान कर कहता है कि आपकी कद काठी से आप बहुत शक्तिशाली योद्धा लगते हो, और अपना परिचय देते हुए कहता है वह जवान योद्धा कि मैं पाटन, यानी जो सिंध में पाटन पड़ता है, सिंध के पाटन का निवासी भीम सिंह भाटी हूँ, और आप कौन हो। तो पीयूष संधि कहती है इस बात पर कि मैं कांगड़ा बलोच का बेटा हूँ, और आप तो सिंध के वासी हो, और आपका इधर आना कैसे हुआ। तो भीम सिंह भाटी ने इस पर कहा कि मुझे शिकारपुर जाना है और वहाँ के पठानों से घोड़े जीत कर लाने हैं। इस बात पर पीयूष संधि ने कहा कि मैं भी पठानों से घोड़ी लेने ही जा रहा हूँ। इस प्रकार क्या होता है कि भीम सिंह ने कहा कि फिर तो ठीक है, दोनों साथ मिलकर घोड़े लाएंगे, मेरे साथ 300 सैनिक हैं और आपके साथ। तो पीयूष संधि ने कहा कि मेरे साथ कोई नहीं है, इन सब के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। इस प्रकार भीम सिंह भाटी व बलोच सरदार यानी पीयूष संधि दोनों साथ हो लिए, और इधर भीम सिंह भाटी ने पता लगाया कि पठानों के घोड़े कहाँ चढ़ने जाते हैं। तो उससे पता लगा कि पठानों के जो घोड़े हैं बीहड़ यानी जंगल में चढ़ने आते हैं, और उनके साथ में 8 से 10 आदमी होते हैं।
इस प्रकार इस जानकारी को पता करने के बाद भीम सिंह भाटी ने जंगल में उन पर हमला कर दिया और घोड़ों पर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया और उन्हें लेकर वह जाने लगे। तो पीछे से पठानों ने अपनी सेना लेकर उनका पीछा किया तो उनकी सेना देखकर भीम सिंह भाटी भागने लगे। इस पर पीयूष संधि ने कहा कि भीम जी, भागने से काम नहीं चलेगा, या तो पठानों को आप रोको, घोड़े लेकर मैं जाऊं, या फिर पठानों को मैं रोकूं, घोड़े आप लेकर जाओ। इस पर भीम जी ने कहा कि इतने सारे घोड़े आप नहीं ले जा पाओगे, मैं घोड़े ले जाता हूं, आप पठानों को रोको। और भीम सिंह भाटी घोड़ों को लेकर चला गया, यानी चल दिया। इधर पीयूष संधि अपने तीर कमान लेकर पठानों के सामने आ खड़ी हुई और तीरों से एक एक पठान को मारने लगी। पठान 300 कदम तीर फेंकते, पीयूष संधि 1000 कदम तीर फेंकती, यानी दूर से ही 1000 कदम दूर तीर फेंककर पठानों को अपने पास आने ही नहीं देती, दूर से ही उनको मार गिरा देती। पठान जोर जोर से खींच खींच कर तीर मारते, वो अधिकतम 300-400 कदम दूर तक तीर मारते, लेकिन वो तो 1000 कदम दूर खड़ी थी उनसे, तो वो उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। वो जितने ही नज़दीक आते, जो भी पीयूष संधि की तरफ नज़दीक आने की कोशिश करता, पीयूष संधि उसको रास्ते में ही तीर से मार देती। इस पर वह पठानों से एक बात कहती है पीयूष संधि कि अगर आप में 1100 कदम तीर फेंकने का दम है तो मुझसे युद्ध करो, नहीं तो लौट जाओ। अंततः पीयूष संधि की इस युद्ध में क्या होती है, जीत होती है और पठानों को पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद पीयूष संधि भीम सिंह का पीछा करते हुए उसके पास पहुंची और बोली कि अब इन सब घोड़ों को 2 हिस्सों में बांटो, आधे घोड़े आप ले जाओ और आधे मुझे दो। इस पर भीम सिंह भाटी ने कहा कि आप इतने घोड़ों को क्या करोगे, आप तो अकेले हो, 1-2 घोड़े ले लो और बाकी हम ले जाएंगे। इस पर पीयूष संधि ने कहा कि नहीं, दोनों का इन्हें जीतने में बराबर योगदान है, अतः घोड़े आधे आधे बटेंगे, नहीं तो आप भी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और भीम सिंह भाटी ने सोचा कि नहीं, इससे युद्ध करने से अच्छा है कि भाई हम घोड़े आधे आधे बांट लें। और भीम सिंह भाटी घोड़ों का बंटवारा करने के लिए क्या हो गया, राजी हो गया। घोड़ों को 2 हिस्सों में बराबर बांटा गया, लेकिन बराबर बांटने के बाद एक घोड़ा शेष बच गया। इस पर भीम सिंह ने कहा कि इससे मैं ले लेता हूं, लेकिन पीयूष संधि ने उस घोड़े के तलवार से 2 टुकड़े कर दिए और कहा कि आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा मेरा। अब बंटवारा क्या हुआ है, बराबर हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ है। ठीक है, तो पीयूष संधि बंटवारा होने के बाद अपने घोड़ों को लेकर जाने लगी और 100 कदम आगे जाने के बाद वापस लौटी और भीम सिंह को सारे घोड़े लौटा दिए, यानी अपने घोड़े भी लौटा दिए और कहा कि मुझे अपने पिताजी को दिया वचन पूरा करना था, सो मैंने आज कर दिया, अब मैं इतने घोड़ों को क्या करूंगा। यह कहकर पीयूष संधि घोड़े पर सवार होकर निकल गई, यानी घोड़े उसे ही दे गई भीम सिंह को और वापस रवाना हो गई। इधर भीम सिंह के मन में विचार आया कि ऐसे वीर योद्धा से तो दोस्ती कर लेनी चाहिए, उसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में कहीं पे भी फिर से युद्ध का काम पड़े तो ऐसे योद्धाओं की उन युद्धों में जरूरत पड़ती है। इस बात को लेकर भीम सिंह भाटी ने उसे रोकने के लिए उसका पीछा किया और पीछा करते करते भीम सिंह को रास्ते में एक बावड़ी मिली और उसका मन बावड़ी में देखने को हुआ और वह बावड़ी के पास पहुंचा और उसमें झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें वही बलोच योद्धा नहा रहा था जो एक पुरुष नहीं, एक अति सुंदर खूबसूरत महिला थी। इसके बाद भीम सिंह बावड़ी से 100 कदम दूर गए और खांसते हुए बावड़ी के पास आने लगे। इतने में पीयूष संधि ने चोगावा सापा धारण कर लिया और पुरुष वेश धारण कर बावड़ी से बाहर आ गई। यह सब जानने के बाद भीम सिंह भाटी की वाणी में पीयूष संधि के लिए मिठास भरी बातें आने लगी और यह सब परिवर्तन देख पीयूष संधि ने भीम सिंह से कहा कि आप सत्य बताओ कि थोड़ी देर पहले बावड़ी में आकर मुझे देख लिया क्या आपने। इस पर भीम सिंह भाटी ने कहा कि बात तो सत्य है, अब जिंदगी भर के लिए मैं आपका होना चाहता हूं, जीना भी आपके साथ, मरना भी आपके साथ, इस बात के लिए आप मुझे मार दो या जीवित छोड़ दो। इस पर पीयूष संधि ने कहा वो तो ठीक है, मैं जाति की मुसलमान और आप राजपूत, इस पर आपके घर वाले और समाज नाराजगी नहीं दिखाएगा क्या। तो भीम सिंह भाटी कहते हैं कि जात पात तो गवार देखते हैं, राजपूत तो वीरता, आप वीर हो और आपकी और मेरी जात एक ही है, यानी
जात पात गंवारों का काम है देखना, राजपूत हमेशा वीरता देखते हैं। तो इसके बाद पीयूष संधि बोले कि भाई मेरी सगाई आटा भील के साथ बचपन में हो गई थी, अगर मैं आपसे शादी करूंगी तो आटा भील आपसे दुश्मनी कर लेगा। इस पर भीम सिंह बोला आप तो शादी करो, बाकी सबको मैं देख लूंगा। इस प्रकार भीम सिंह भाटी की और पीयूष संधि की शादी हो गई और समय बीतने के साथ उनके 2 पुत्र भी हो गए। एक पुत्र का नाम जखड़ा, एक का नाम मुखड़ा। एक दिन भीम सिंह नशे की हालत में गहरी नींद में सोए हुए थे और पास में उनके दोनों बच्चे भी सोए हुए थे। तो घात लगाए आटा भील ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन पीयूष संधि ने ये पहले ही देख लिया आटा भील को आते हुए। तो पीयूष संधि ने तलवार के एक बार से आटा भील के 2 टुकड़े कर दिए और चारों तरफ खून ही खून हो गया। सुबह भीम सिंह भाटी की आंखें खुली तो उसने चारों तरफ खून देखा। तो पीयूष संधि से पूछा कि ये सब क्या है। तब पीयूष संधि ने बताया कि ये आटा भील है जो रात को आपको मारने आया था और मैंने ही इसे मौत की नींद सुला दिया। समय बीतने के साथ पीयूष संधि अब अपने दोनों बेटे जखड़ा और मुखड़ा को तीर कमान चलाना सिखाने लगी। एक दिन दोनों भाई जब खेल रहे थे तो एक ग्वाला घबराकर भागते हुए आया। जखड़ा ने उसे रोककर पूछा कि क्या हुआ, तो वह चिल्लाया नाहर नाहर नाहर, यानी नाहर आ गया है, सिंह शेर। ठीक है कि नाहर 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 यानी शेर आ गया, शेर आ गया। जखड़ा ने कहा कि मुझे बताओ किधर है नाहर। तो ग्वाले ने ले जाकर जखड़ा को नाहर बताया। तो नाहर एक गाय को अपने पंजे में दबाकर उसके ऊपर बैठा था। फिर क्या था कि जैसे ही नाहर ने जखड़ा को देखा तो वह उस पर झपटा और जखड़ा ने तलवार के एक बार से नाहर का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी पूंछ पकड़कर खींचते हुए घर ले गया। यह देखकर भीम सिंह काफी प्रसन्न हुए, लेकिन मन में विचार आया कि नाहर तो सिंध के राजा का शिकार है और आम व्यक्ति इसका शिकार नहीं कर सकता। इसके लिए अब राजा हमें क्या देगा, सजा देगा। अगले दिन क्या होता है कि सिंध के राजा के घुड़सवार होते हैं, वो आते हैं और कहते हैं कि जिसने भी नाहर मारा है वह राजा के सामने यानी नवाब के सामने क्या हो, हाजिर हो जाए। सिंध के नवाब थे उस समय कि सिंध के नवाब के सामने हाजिर हो जाए। भीम सिंह भाटी अपने पुत्र जखड़ा को लेकर नवाब के दरबार में उपस्थित हुआ। यहाँ नवाब है राजा की जगह। और सिंध के नवाब ने कहा कि नाहर को किसने मारा। इस पर जखड़ा बोला मैंने मारा। सिंध का नवाब जखड़ा को देखकर अचंभित हुआ कि 10 वर्ष का बालक नाहर को कैसे मार सकता है। भाई जखड़े की उम्र उस समय क्या थी, 10 वर्ष की थी और उसने नाहर को मारा था। तो नवाब ने पूछा कि नाहर को क्यों मारा आपने। तो जखड़ा बोला कि वह गायों को मार रहा था और आदमियों को भी मार सकता था, जिससे लोगों का काफी नुकसान हो जाता, इसलिए मैंने नाहर को मार दिया। जखड़ा की बात करने का तेवर, रंग रूप, डील डौल आदि देखकर ये लगता कि ये बालक आप जैसा तो नहीं, मैं इसकी माँ को देखना चाहता हूँ, इसकी माँ को बुलाया जाए। तो जखड़ा के ये सब देखे कि तेवर, रंग रूप यानी सुंदर बच्चा, एकदम डील डौल, एकदम मजबूत और बातों के तरीके से लग ही नहीं रहा था कि ये भीम सिंह भाटी का बेटा है। और बच्चा होता है वो या तो माँ पर जाता है या पिता पर, तो उसे देखकर लग रहा है कि ये बच्चा भीम सिंह भाटी जी आपकी तरफ तो नहीं गया है, मुझे लगता है कि ये बच्चा तेवर में अपनी माँ की तरफ गया है और मैं इसकी माँ को देखना चाहता हूँ। ये बात सिंध के नवाब ने कही। इसके बाद भीम सिंह उदास होकर घर आए और पीयूष संधि को कहा कि या तो घर छोड़ना पड़ेगा या आपको दरबार में भेजकर अपने कुल पर कलंक लगाना होगा। यानी किसी महिला को राजा के दरबार में कैसे भेज सकते हैं, एक बहुत बड़ी बात होती थी उस समय लोगों के बीच में अपनी पत्नी को भेजना, क्योंकि सिंध के नवाब ने जखड़ा की माँ को देखने की क्या की है, इच्छा जाहिर की है। तो पीयूष संधि ने उस दिन भीम सिंह भाटी को अमल का काढ़ा ज़्यादा पिलाया और भीम सिंह नशे में सो गए। जब ये बात भीम सिंह भाटी ने कही तो पीयूष संधि के आप टेंशन मत लो। उसी दिन क्या होता है कि पीयूष संधि अमल का काढ़ा यानी अफीम का काढ़ा बनाती है और उसको खूब पिलाती है और वह फुल नशे में होकर अचेत होकर सो जाता है भीम सिंह भाटी। और सोने के बाद में सुबह होते ही जो पीयूष संधि अपना पुरुष धारण वेश धारण करती, वही पुराना वाला वेश, उसी रूप रंगत यानी उसी वेश में आ जाती है, उसी फॉर्म में आ जाती है, उसी रूप में आ जाती है पुरुष वाले वेश में। और वो चोगा पहन के, सापा बांध के, तीर कमान धारण करके और घोड़े पर सवार होकर सिंध के नवाब के महल के सामने पहुंच जाती है पीयूष संधि।
और द्वारपाल से कहती है कि नवाब से कह दो कि कांगड़ा बलोच का बेटा शिकार खां आपसे मिलना चाहता है। नवाब ने उन्हें मिलने की अनुमति दी और आने का कारण पूछा तो पीयूष संधि ने कहा कि नवाब साहब, हमने सुना है आप शिकार के बहुत शौकीन हैं और हम भी शिकार के बहुत शौकीन हैं, आपके साथ शिकार करना चाहते हैं। तो इस पर क्या होता है कि सिंध का नवाब राजी हो जाता है और दोनों शिकार करने निकल जाते हैं। शिकार करते समय राजा एक शिकार करता, तब तक पीयूष संधि 10-10 शिकार करती। उसने सांबर, शुगर, नाहर जैसे जानवरों का शिकार करके ढेर लगा दिया। नवाब यह सब देख अचंभित हुआ और उसकी वीरता पर खुश हुआ। शिकार समाप्त होने के बाद नवाब ने पीयूष संधि से कहा कि आपका शस्त्र कौशल अद्भुत है और सम्मान स्वरूप पीयूष संधि को अपना कड़ा प्रदान किया। उसने नवाब ने अपना कड़ा उसको दिया कि भाई ये कड़ा लो आप, और आपको मैं प्रसन्नतापूर्वक आपकी वीरता से मुग्ध होकर ये कड़ा आपको दे रहा हूँ। इस प्रकार कड़ा लेकर पीयूष संधि घर आ गई और उसने भीम सिंह को देते हुए कहा कि अब नवाब जखड़ा की माँ को मिलने को कहे तो उसे ये कड़ा दिखा देना, और उसे पूरी बात बता दी। अगले दिन नवाब ने भीम सिंह भाटी से कहा कि आपसे जखड़ा की माँ को दरबार में उपस्थित करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? तो भीम सिंह भाटी जी बोले कि हुजूर, वो तो आपसे कल ही मिल चुकी है। इस पर नवाब क्रोधित हुआ और कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तो भीम सिंह ने पीयूष संधि द्वारा दिया कड़ा नवाब को देते हुए कहा कि कल आप ही ने जखड़ा की माँ को इसे दिया है, यानी शिकार का नाम के जिस व्यक्ति के साथ आपने शिकार किया वह और कोई नहीं, जखड़ा की माँ ही थी। यह सुन दरबार में सभी सन्न रह गए। उन सब की आंखें सम्मान से पीयूष संधि के लिए भर गईं और नवाब ने कहा कि जिस प्रकार एक अच्छी जमीन अच्छी फसल पैदा करती, उसी प्रकार एक बहादुर माँ एक बहादुर बेटे को ही जन्म देती है। इस प्रकार इस कहानी का सुखद अंत होता है। ये थी पीयूष संधि और भीम सिंह भाटी की अमर प्रेम कहानी। वीडियो पसंद आई हो, कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक अवश्य करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही कहानियां हम आपको लेते आते रहेंगे। इतिहास से जुड़ी कहानियां हैं, रोचक कहानियां हैं, पढ़कर मन गदगद हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी ही किसी कहानी में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।